हेलो फ्रेंड्स, आज का ये जो सेशन होने वाला है, जो सभी एग्ज़ाम यानी बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, रेलवे एग्ज़ाम, एसएससी इत्यादि, यूपीएससी, बीपीएससी सभी के लिए इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। बीपीएससी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो महेश कुमार बर्णवाल के द्वारा जो जारी किया गया है एनसीईआरटी सामान्य विज्ञान सार संग्रह, इसमें 6 से लेकर 12 कक्षा 6 से लेकर 12 सहित वन लाइनर प्रश्न है। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए सामान्य रूप से उपयोगी हैं। इस वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के सभी पाठ को कवर कर लेंगे और नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान आदि से संबंधित होगा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो डेली पाने के लिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भौतिक विज्ञान फिजिक्स, भौतिक विज्ञान फिजिक्स, यहाँ से देख लीजिए मेजरमेंट, फर्स्ट चैप्टर का नाम है मेजरमेंट यानी मापन। तो आइए देख लेते हैं मूल भौतिक राशियाँ। मूल भौतिक राशियाँ की संख्या कितनी है? तो ये 7 हैं। मूल भौतिक राशियाँ कौन कौन सी है? तो लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सभी मूल राशियाँ हैं, मूल भौतिक राशियाँ है। ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक क्या होता है? तो कैंडेला CD होता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है जो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से पारसेक। पारसेक जो है वो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर्स के बराबर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब को मापने का मात्रक बार होता है, BAR, बार होता है। शक्ति का मात्रक, पावर का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है, वाट W संकेत होता है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो जूल होता है, J। 1 जूल बराबर कितना होता है? तो 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है, 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है 1 जूल। आगे देख लेते हैं MKS प्रणाली में त्वरण एक्सेलरेशन का मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है वो त्वरण का ऐसे मात्रक है। मूल भौतिक राशियाँ और उनके मात्रक एवं यहाँ पर प्रतीक दिए गए हैं। तो मूल भौतिक राशियाँ कौन कौन सी थी? तो लंबाई, पहला लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ का परिमाण, ज्योति तीव्रता। तो यहाँ से लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर, संकेत हो जाएगा M। द्रव्यमान का किलोग्राम, संकेत हो जाएगा kg। टाइम, समय का सेकंड, संकेत हो जाएगा S। विद्युत धारा का एम्पियर, संकेत हो जाएगा A। आगे देख लेते हैं केल्विन। ताप का क्या हो जाएगा? ताप का टेम्परेचर का हो जाएगा केल्विन, संकेत हो जाएगा K। पदार्थ की मात्रा का मोल हो जाएगा, संकेत हो जाएगा MOL। ज्योति तीव्रता का हो जाएगा कैंडेला, संकेत हो जाएगा CD। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? तो 1 बार के बराबर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है। बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? तो 10⁵ डाइन के बराबर होता है, D/N। देख लीजिए, आगे देख लीजिए आवेग का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन सेकंड। आवेग का मात्रक जो होता है वो न्यूटन सेकंड होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक क्या होता है? तो डॉप्सन होता है। आगे देख लीजिए यहाँ से एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है? तो एंगस्ट्रम में जो क्या मापा जाता है वो मापा जाता है तरंगदैर्घ्य को, वेवलेंथ को, यहाँ से हो जाएगा वेवलेंथ। एक अश्वशक्ति हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 10⁻6 मीटर, 10⁻4 मीटर सेंटीमीटर, 10⁻3 मिलीमीटर के बराबर होता है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। आगे देख लेते हैं यहाँ से रेडियन एवं स्टेडियन किस प्रकार के मात्रक है? तो रेडियन एवं स्टेडियन जो है वो पूरक मात्रक है, सप्लीमेंट्री यूनिट। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव मापा जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं दूध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए उस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, वो है तो लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं तो समतल कोण, घन कोण किस प्रकार की राशियाँ हैं? तो पूरक राशियाँ, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर अदिश राशियाँ और सदिश राशियों की श्रेणी दी गई है, श्रेणी बनाई गई है। इसमें से जो अदिश राशि है वो एक साइड दी गई है और जो सदिश राशियाँ है वो एक साइड दी गई है।
तो अदिश राशियाँ कौन कौन सी है, तो यहाँ से दूरी हो जाएगा, चाल हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, समय हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगा, ये सभी अदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ बल हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, वेग हो जाएगा, संवेग हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, कोणीय वेग हो जाएगा, जो चुंबकीय तीव्रता हो गया, विद्युत तीव्रता हो जाएगा। अब एक एंगस्ट्रम बराबर होता है, तो एक एंगस्ट्रम बराबर जो होता है वो 10⁻10 मीटर होता है, ये ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ से, एक खगोलीय इकाई बराबर होता है तो 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है। एक डॉप्सन बराबर होता है तो 10 माइक्रोमीटर होता है। आगे देख लीजिए, एक बैरल बराबर होता है तो 159 लीटर होता है। एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻6 मीटर होता है। एक नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर होता है। एक टैरोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर होता है। एक फैदम बराबर 6 फीट होता है। आगे देख लेते हैं यहाँ से, प्रमुख भौतिक राशि एवं उनके एसआई मात्रक, भौतिक राशि एवं उनके एसआई मात्रक दिए गए हैं यहाँ पर। तो आइए देख लेते हैं, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर। आयतन का मीटर क्यूब। त्वरण या मंदन का, त्वरण किसे कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का इससे मतलब क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं, बल का क्या हो जाएगा, तो बल का न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है। आगे देख लीजिए, गतिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है, तो जूल होता है। स्थितिज ऊर्जा का भी जूल ही होता है। कोणीय विस्थापन का रेडियन होगा, कार्य का बल गुणे विस्थापन को कार्य कहते हैं, जूल हो जाएगा या न्यूटन मीटर हो जाएगा। शक्ति कार्य बटा समय, तो जूल प्रति सेकंड या वाट हो जाएगा इसका ऐसे मतलब। बल आघूर्ण का न्यूटन मीटर, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। आगे देख लीजिए, गुरुत्वीय विभव का हो जाएगा कार्य बटा द्रव्यमान, जूल प्रति किलोग्राम। घूर्णन त्रिज्या का हो जाएगा या दूरी का हो जाएगा मीटर। यंग गुणांक का हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पृष्ठ तनाव का हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वेग प्रवणता का हो जाएगा प्रति सेकंड। श्यानता गुणांक का हो जाएगा न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से प्लांक नियतांक का हो जाएगा जूल सेकंड। जूल सेकंड। वोल्टेजमैन नियतांक का हो जाएगा जूल केल्विन। विद्युत धारिता का इसे मतलब हो जाएगा फैराड। आगे देख लेते हैं, विद्युत चालकता का इसे मतलब सीमेंस प्रति मीटर होता है। धारा घनत्व का इसे मतलब एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे देख लीजिए, यहाँ से चुंबकीय फ्लक्स का इसे मतलब क्या हो गया, तो वेबर हो जाएगा, वेबर। प्रतिरोधकता का इसे मतलब ओम मीटर होता है। गुप्त ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है। कोणीय संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड हो जाएगा। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे यहाँ से देख लीजिए, किस यंत्र द्वारा मस्तिष्क विभव को मापा जाता है। तो इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफ के द्वारा जो है वो मस्तिष्क विभव मापा जाता है। संवेग किसकी माप है, तो संवेग गति की मात्रा की माप है। मैनोमीटर का क्या उपयोग है, तो गैसों के दाब मापने में जो है वो मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरेटोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से देख लीजिए आगे, कोणीय विस्थापन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मात्रक क्या होता है, तो यहाँ से हो जाएगा रेडियन। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है, तो रेडियन। पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है, तो एक खगोलीय इकाई के द्वारा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा। आगे देख लेते हैं, यहाँ से महत्वपूर्ण मापन और उपकरण दिए गए हैं और यंत्र दिए गए हैं और मापन यंत्र दिए गए हैं और मापन उपयोग दिए गए हैं। किसका उपयोग कहाँ होता है, क्या मापने में, तो आइए इसको देख लेते हैं। अल्टीमीटर का जो होता है वो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। एमीटर या ओमीटर का प्रयोग विद्युत धारा की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। एरोमीटर वायु एवं गैस के भार का तथा घनत्व मापने के लिए किया जाता है। आगे देख लीजिए, एनीमोमीटर वायु की गति और शक्ति का मापने का यंत्र है। एक्सीलरोमीटर गति मान वाहनों की गति में वृद्धि की दर है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर द्वारा। बोलोमीटर ऊष्मीय विकिरण मापा जाता है। कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा मापता है। आगे देख लीजिए, वर्नियर कैलिपर जो है बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई को मापता है। क्रायोमीटर जो है निम्न ताप को मापता है। डेंसिटी मीटर पदार्थ का घनत्व मापता है। फैदोमीटर समुद्र या नदी की गहराई मापता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता को मापता है। आगे देख लीजिए, गाइरोस्कोप जो है
घूर्णन गति करती हुई वस्तु की कोणीय संवेग को मापता है। ग्रेवोमीटर गुरुत्वीय त्वरण को मापता है। हाइड्रोमीटर वस्तुओं के सापेक्षिक घनत्व को मापता है। हाइड्रोफोन जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि तरंगों की गणना करता है। आगे देख लीजिए हाइग्रोमीटर जो है वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है। हाइग्रोमीटर जो है वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापता है। क्रोनोमीटर पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण है। केस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र है। आगे देख लीजिए डायलेटेरोमीटर किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन में परिवर्तन को मापने का यंत्र है। डायनेमोमीटर इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने का यंत्र है। नेफोस्कोप जो है वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन यंत्र है। आगे देख लीजिए रेडियो माइक्रोमीटर जो है उष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र है। ट्रैकोमीटर जो है किसी वस्तु की चक्रण गति मापने का यंत्र है। सीजीएस पद्धति के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। आगे देख लीजिए यहाँ से मापन दिए गए हैं और उनके उपयोग दिए गए हैं। यह बताया गया है क्या मापता है। रेन गेज या यंत्र और मापन उपयोग। रेन गेज या यूडोमीटर जो है वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र है। रिफ्रैक्टोमीटर पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण है। सेक्रोमीटर शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र है। स्क्रूगेज जो है महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र है। आगे देख लीजिए सेक्सटेंट जो है ऊंचाई को मापने वाला के काम में आने वाला यंत्र है। स्फेरोमीटर किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र है। स्पिग्मेनोमीटर धमनियों में रुधिर दाब के मापने का यंत्र है। थियोडोलाइट अनुप्रस्थ तथा लंबवत कणों की माप है। थर्मोपाइल विकिरण तीव्रता मापन यंत्र है। आगे देख लीजिए वेंचुरीमीटर द्रवों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र है। लाउड स्पीकर ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र है। मैकमीटर ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति मापने का यंत्र है। मैग्नेटोमीटर चुंबकीय क्षेत्र मापने का यंत्र है। माइक्रोमीटर अति सूक्ष्म लंबाई मिलीमीटर का 1000वां भाग है। ओडोमीटर जो है वाहन की द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। ओममीटर विद्युत प्रतिरोध को मापता है। ऑन्डोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापता है। पायरोमीटर जो है उच्च ताप युक्त पिंड का ताप मापता है। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है। आगे देख लीजिए पॉलीग्राफ जो है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। रडार दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति को पता लगाने वाला यंत्र है। रेडियोमीटर जो है विकिरण मापक यंत्र है। सिस्मोग्राफ से भूकंप तरंगों की तीव्रता को मापा जाता है। स्पीडोमीटर से गतिमान वाहकों की गति मापा जाता है। आगे देख लीजिए पाइरिहिलियोमीटर सौर विकिरण का मापन यंत्र है। विक्सोमीटर द्रव्य की श्यानता ज्ञात करने में उपयोग किया जाने वाला यंत्र है। वेवमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य मापने का यंत्र है। इलेक्ट्रोमीटर विभवांतर मापने का यंत्र है। आगे यहाँ से देख लेते हैं नेक्स्ट पेज यांत्रिकी और सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया है। यांत्रिकी प्रक्षेप्य गति को दीर्घतम प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी। तो 45 डिग्री। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तो नाव पीछे की ओर प्रतिक्रिया के कारण हटती है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। तो बल के बराबर होती है। आगे देख लीजिए यहाँ से न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है। तो जड़त्व की परिभाषा मिलती है, इनर्शिया की। प्रक्षालन मशीन वॉशिंग मशीन का कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो अपकेंद्रीय बल पर आधारित है। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर आधारित है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है। तो क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, फ्रिक्शन कम होता है। आगे देख लीजिए न्यूटन के गति का प्रथम नियम जो है क्या कह रहा है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक कोई उस पर बाह्य बल न आरोपित किया जाए। इसे न्यूटन का गति का प्रथम नियम कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है प्रथम नियम का। चलती हुई गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों को आगे झुकना, पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना, कपड़े को डंडे से पीटने पर धूल के कणों का अलग होना। सेकंड लॉ देख लेते हैं न्यूटन के गति का दूसरा नियम।
किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, अर्थात संवेग में परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। इसका जो उदाहरण दिया गया है सेकंड नंबर का, सेकंड लॉ का, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। आगे देख लीजिए थर्ड लॉ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, तीसरा नियम, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम भी कहते हैं। आगे इसका उदाहरण देख लेते हैं। बंदूक से गोली निकलते समय पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। रॉकेट वायुयान की गति, चप्पू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना इत्यादि। आगे देख लीजिए यहाँ से ऊर्जा संरक्षण का से क्या अभिप्राय है। तो ऊर्जा संरक्षण क्या है, ऊर्जा संरक्षण आइए जान लेते हैं। ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा न तो सृजन किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, और यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है। तो वायु के घर्षण के कारण। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति ग्रहों द्वारा सूर्य की परिक्रमण में प्रभावी बल है अभिकेंद्रीय बल। आगे देख लेते हैं यहाँ से, दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना किस कारण होता है। तो अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं। तो वायु प्रक्षोभ कहते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे देख लीजिए पेचकस के द्वारा पेंच घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे का कब्जे से दूर लगाना बल घूर्ण के उदाहरण है। आगे यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से दिया गया है, किसी पिंड के संवेग और वेग में परिवर्तन के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है। तो द्रव्यमान मास कहलाता है। त्वरण ज्ञात करने का मुख्य सूत्र A बराबर v माइनस यू बाई टी होता है, जहाँ A बराबर त्वरण, v बराबर अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग तथा t बराबर समय अंतराल है। आगे देख लीजिए, तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा। तो परिवलयी वक्राकार हो जाएगा। आगे देख लीजिए, एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव होता है, तो सदैव उपस्थित रहता है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है। तो घर्षण फ्रिक्शन की उपस्थिति के कारण। आगे देख लीजिए यहाँ से, सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है। तो प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों की। कामानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हुक के नियम पर कार्य करता है। जब एक कार की गति दुगुनी कर दी जाती है तो उसके उतनी ही दूरी रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा। तो 4 गुना लगाना होगा। आगे देख लीजिए, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट देख लीजिए, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक जो है वो 3 प्रकार का होता है। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो ये सभी एग्जाम में पूछता है। कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला, प्लास, ये सब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक सरौता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नींबू निचोड़ने वाली मशीन ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ, ये सभी तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। आगे देख लेते हैं यहाँ से 4 नंबर। अब गुरुत्वाकर्षण पाठ स्टार्ट हो गया है। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है। तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यानी पलायन वेग पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से कोई वस्तु को अगर अंतरिक्ष में फेंक दिया जाए तो वह वापस नहीं लौटेगा। आगे देख लीजिए, यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेव छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी। तो अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति से गतिमान होगा। आगे देख लीजिए, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण। आगे देख लीजिए, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। आगे देख लीजिए, एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। तो अपकेंद्रीय बल के कारण। आगे देख लीजिए, चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम होती है। आगे देख लीजिए,
भारहीनता किसकी उपस्थिति की स्थिति किस कारण होती है? तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण। आगे देख लीजिए, एक लकड़ी झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? टाइम पीरियड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल कम हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ से लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में धीमी हो जाती है, जबकि शीतकाल में तीव्रता से चलने लगती है। आगे देख लीजिए, हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर प्रतिक्रिया होगी, तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। आगे देख लीजिए, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए तो तथा एक समान आकार के लकड़ी, लोहा, मोम के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो सभी एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे। आगे देख लेते हैं, पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? तो ध्रुव पर, यानी पोल पर, POLE, पोल पर जो होता है वो पिंड का भार सर्वाधिक होता है। आगे देख लीजिए, पृथ्वी के केंद्र से ध्रुव की ओर दूरी कम होने के कारण ध्रुव पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुव पर उसका भार पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। आगे देख लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल लॉ का प्रतिपादन सर आइजक न्यूटन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो सर आइजक न्यूटन ने दिया था। आगे देख लेते हैं, यहाँ से लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है। भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो 24 घंटे होती है। भूतुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित होते हैं? तो 36,000 किलोमीटर की दूरी पर। आगे देख लेते हैं, यहाँ से यदि पृथ्वी और सूर्य की मध्य दूरी दुगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो वर्तमान का 1/4 भाग। लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की लंबाई पर। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? तो पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। आगे देख लीजिए, पृथ्वी की सतह पर g का मान अधिकतम तथा गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान न्यूनतम पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग होता है। आगे देख लीजिए, पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? तो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा है, वर्टिकल लाइन, तल के अंदर रहती है। आगे देख लीजिए, यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो g का मान जो है वो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। आगे देख लीजिए, यहाँ से चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण। आगे देख लीजिए, विभिन्न द्रव्यमानों वाले 2 पत्थर को एक साथ इमारत के छत से गिराया जाए तो कौन जमीन पर सबसे पहले पहुंचेगा? दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। आगे देख लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण। सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण की अंतःक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भट्टा, टाइड्स आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, पदार्थ के सामान्य गुण। आइए देख लेते हैं इसको। साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक, तो ये अधिक होता है। आगे देख लीजिए ये क्वेश्चन, स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे यहाँ से देख लेते हैं, स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह
का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु या जीव जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। इस कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता है। आगे देख लीजिए, नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है? तो वह समुद्र से कुछ ऊपर उठता है। आगे देख लीजिए, जब किसी झील की तली से उठकर वायु के बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये बढ़ जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ से, किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। आगे देख लेते हैं, हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? तो वायु दाब में कमी होने के कारण। आगे देख लीजिए, नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? तो समुद्री जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। आगे देख लेते हैं, समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ का पिंड पृथ्वी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है, इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे देख लेते हैं, पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? तो अणुओं के मध्य स्वसंजक बल। नेक्स्ट देख लीजिए, बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित होती है? तो तूफानी मौसम इंगित होती है। नेक्स्ट देख लीजिए, तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? तो क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। यहाँ से आगे देख लेते हैं, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? तो वर्षा की बूंदें जो है वो जल के पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। आगे देख लीजिए, कुएं से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है? तो बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो गई है। आगे देख लीजिए, जल की श्यानता वायु से अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु में गति करना सरल है, यानी आसान है। नेक्स्ट देख लीजिए, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? तो वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। आगे देख लीजिए, लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक तथा पारे के घनत्व से कम होता है, इस कारण लोहे की कील पारे में तैरती है। आगे देख लीजिए, यहाँ से पौधों की जड़ों पर्णपतियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है? तो केशिकत्व का कारण है। आगे देख लीजिए, स्टोव में मिट्टी के तेल की बत्ती ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? तो केशिकत्व का गुण। आगे देख लीजिए, अब तक ज्ञात पदार्थों में किसी पदार्थ की प्रत्यास्थता सर्वाधिक होती है? किस पदार्थ की प्रत्यास्थता सर्वाधिक होती है? तो क्वार्ट्ज। आगे देख लीजिए, अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। आगे देख लीजिए, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ से समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? तो 1.013 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट, जल का सापेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी किस ताप पर सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट, जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? तो श्यानता के कारण। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से, धातु की शुद्धता ज्ञात करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जल से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों होता है? तो क्योंकि स्टील के लिए अधिक विरूपक बल डिफॉर्मिंग फोर्स की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वाहनों में स्नेहक तेल लुब्रिकेंट ऑयल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, आंधी आने पर टीन की छत और छप्पड़ उड़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर का वायुदाब नीचे के वायुदाब से कम होता है। नेक्स्ट देख लीजिए पॉइंट, किसी वस्तु के सतह पर लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो प्रणोद कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है यहाँ से तरंग गति यानी वेव स्पीड है, तो आइए इसको कवर करते हैं।
यहाँ से जो है वो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है इसमें, रात्रि दृष्टि उपकरण नाइट विजन डिवाइस में प्रयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी है? तो अवरक्त तरंगे इंफ्रारेड वेव्स है। नेक्स्ट देख लीजिए पॉइंट, दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? तो 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से, आंतों से संबंधित रोगों के निदान में कौन सी किरणें प्रयोग की जाती है? तो एक्सरे की खोज किसने की थी? तो रॉन्टजन ने किया था, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है। समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण होता है? तो डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से, अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण और अनुदैर्घ्य तरंगों के उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पर अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी है, अनुदैर्घ्य तरंगे कौन सी है, यही दिया गया है। आइए इसको देखते हैं। प्रकाश तरंगे लाइट वेव्स जो है वो अनुप्रस्थ तरंगे है। भूकंपीय तरंग ये में इस तरंगे जो है वो अनुप्रस्थ तरंगे हैं। डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे, सितार, गिटार और वाणी में जो उत्पन्न तरंगे हैं अनुप्रस्थ तरंगे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से, स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे जो है वो अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अब अनुदैर्घ्य तरंग की बात कर लेते हैं, तो अनुदैर्घ्य तरंग में कौन कौन आ जाएगा? तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। भूकंपीय तरंगे में पी तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है। अल्ट्रासाउंड तरंग जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से, एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणें का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंगों का। नेक्स्ट देख लीजिए पॉइंट, पराबैंगनी विकिरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणों को तरंग दैर्घ्य को आरोही क्रम क्या है? तो गामा किरणें लेस देन, एक्स किरणें लेस देन, पराबैंगनी किरणें लेस देन, सूक्ष्म किरणें। सबसे अधिक विभेदन क्षमता किसकी होती है? तो गामा किरणों की होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से, तो नेक्स्ट यहाँ से दिया गया है, प्रमुख विद्युत चुम्बकीय तरंगे एवं उनके उपयोग और खोजकर्ता तरंग दैर्घ्य परास आवृत्ति। तो ये देखते हैं इसको, गामा किरणें जो है वो खोजकर्ता कौन थे? तो हेनरी बैक्यूरेल थे खोजकर्ता। इसका तरंग दैर्घ्य, गामा किरणों का तरंग दैर्घ्य प्रकाश कितना होता है? 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻10 मीटर होता है। आवृत्ति परास 10⁻20 मीटर से 10⁻18 होता है। उपयोग किया जाता है गामा किरण का उपयोग जो है नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से, एक्स किरणें की खोजकर्ता जो है WC रॉन्टजन थे। 10⁻10 मीटर से 10⁻8 मीटर होता है इसका तरंग दैर्घ्य। आवृत्ति परास कितना होता है? तो 10⁻18 से 10⁻16 हर्ट्ज। इसका उपयोग जो है चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है एक्स किरणों का। नेक्स्ट देख लेते हैं, पराबैंगनी किरणों अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की खोज किसने की थी? तो जोहान रिटर ने की थी। 10⁻10 मीटर से 10⁻6 मीटर तक होती है तरंग दैर्घ्य परास। आवृत्ति परास जो है 10⁻16 हर्ट्ज से 10⁻14 हर्ट्ज के बीच होती है। इसका उपयोग जो है, पराबैंगनी किरणों का उपयोग सिकाई करने में, प्रकाश विद्युत उत्पन्न एवं जीवाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दृश्य किरणों के खोजकर्ता जो है वो न्यूटन है। इसका तरंग दैर्घ्य परास जो होता है 3.9 × 10⁻7 मीटर से 7.8 × 10⁻7 मीटर होता है। आवृत्ति परास कितना होता है? तो 10⁻14 से 10⁻12 हर्ट्ज होता है। इसका उपयोग जो है, इसकी उपस्थिति से वस्तुएं दिखाई देती है। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ से, अवरक्त विकिरण की खोज किसने की थी? तो विलियम हर्शेल ने की थी। इसके तरंग दैर्घ्य परास 7.8 × 10⁻7 से 10⁻3 मीटर होती है। आवृत्ति परास कितनी होती है? तो 10⁻12 से 10⁻10 होती है। इसका उपयोग जो है फोटोग्राफी में सिकाई एवं टीवी
के रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए लघु रेडियो तरंगे। लघु रेडियो तरंगों के खोजकर्ता हेनरी हर्ट्ज हैं। इसका तरंग दैर्घ्य प्रयास 10⁻³ मीटर से 10⁻⁻1 मीटर होता है। इसका तरंग दैर्घ्य प्रयास 10⁸ से 10⁻10 से 10⁸8 होता है। इसका उपयोग जो है वो किया जाता है रेडियो, टेलीविज़न तथा रडार एवं टेलीफोन में किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ से लास्ट है दीर्घ रेडियो तरंगे। इसके खोजकर्ता जो है वो मार्कोनी है। 1 मीटर से 10⁻4 मीटर तक होती है तरंग दैर्घ्य परास। आवृत्ति परास जो है 10⁻6 से 10⁻4 मीटर होती है। रेडियो एवं टेलीविज़न में प्रसारण के रूप में किया जाता है इसका उपयोग। नेक्स्ट देख लेते हैं दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल। दीर्घ रेडियो तरंग वायुमंडल की किस परत से परिवर्तित होती है? तो आयनमंडल से परिवर्तित होती है। नेक्स्ट देख लीजिए पॉइंट, कुलिज नलिका ट्यूब का प्रयोग कौन सी किरणों उपयोग करने के लिए किया जाता है? तो एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो एक्स किरणें। नेक्स्ट देख लेते हैं कोबाल्ट 60 सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में प्रयोग क्यों किया जाता है? तो गामा किरणों के उत्सर्जन के कारण। नेक्स्ट देख लीजिए समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए पता लगाने के लिए किसके उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार उपकरण नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ से देख लीजिए बंद चूल्हे ओवन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म तरंग या माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। सुदूर संवेदी युक्ति नियंत्रण रिमोट कंट्रोल डिवाइस में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवरक्त किरण का प्रयोग किया जाता है। 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी मापने के लिए वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं ध्वनि साउंड। नेक्स्ट चैप्टर है पाराध्वनिक जेट जो है पारासोनिक जेट से वायुमंडल की किस परत की क्षति पहुँचती है? तो ओजोन परत की क्षति पहुँचती है। किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापन में। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ से ध्वनि के स्रोत व परिवर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि पराध्वनि स्पष्ट सुनाई दे? तो 16.5 मीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 343 मीटर प्रति सेकंड समुद्र तल पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। नेक्स्ट देख लीजिए सिनेमा घरों बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है। इसका क्या कारण है? तो अनुरण कारण है। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ से चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे के बात नहीं सुन सकते हैं। इसका क्या कारण है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए एक जैव पद्धति एक बायोलॉजिकल मेथड जिससे पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो सोनोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट देख लीजिए चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं, अपना शिकार कर सकते हैं। इसका क्या कारण है? तो वे ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं, उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देख लीजिए ध्वनि स्रोत और तीव्रता दिया गया है। तो साधारण बातचीत जो है वो 30 से 40 डेसिबल के बीच होती है। तेज बातचीत जो है 50 से 60 डेसिबल के बीच होती है। तेज संगीत या शोर 80 डेसिबल से अधिक होती है। पेड़ के पत्तों की सरसराहट जो है 10 से 20 डेसिबल होते हैं। सायरन पुलिस या एम्बुलेंस का सायरन 110 से 120 डेसिबल होता है। यहाँ पर जेट विमान का जो साउंड होता है यानी ध्वनि होता है वो 140 से 150 डेसिबल होता है। औद्योगिक यंत्र या संयंत्र कारखाने 110 से 120 डेसिबल। महिलाओं को आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तारत्व अधिक होता है। नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं टेलीविज़न ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? तो अवरक्त विकिरण। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उसमें उत्पन्न ध्वनि का वेग ध्वनि गुणता साउंड टाइम टिम्बर के प्रयोग के आधार पर किया जाता है।
नेक्स्ट देख लीजिए जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम। तो नाइट्रोजन लेस देन जल लेस देन लोहा। नेक्स्ट देख लीजिए ध्वनि की चाल ठोस माध्यमों में सर्वाधिक, द्रव्य माध्यमों में उससे कम तथा गैसीय माध्यमों में सबसे कम होती है। नेक्स्ट देख लीजिए तापमान। तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान के घटने पर ध्वनि का वेग घटता है। नेक्स्ट देख लीजिए ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजरता है? तो निर्वात से होकर ध्वनि जो है वो नहीं गुजरता है। नेक्स्ट देख लीजिए ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों के माध्यमों से गमन कर सकती है तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट देख लीजिए स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ से नेक्स्ट देख लीजिए एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं होती है? तो ध्रुवण, पोलराइजेशन। नेक्स्ट देख लीजिए ध्वनि का तारत्व पिच किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रतिध्वनि इको का कारण होता है तो हो जाएगा ध्वनि तरंगों का परिवर्तन। परश्रव्य तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट देख लेते हैं मानव श्रव्य तरंगों सोनिक वेव्स की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। नेक्स्ट देख लीजिए पराश्रव्य ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जाती है? तो कुत्तों एवं डॉल्फिन मछली के द्वारा। नेक्स्ट देख लीजिए विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। एल्युमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ध्वनि गति करता है। स्टील में जो है वो 5960 मीटर प्रति सेकंड की गति से गमन करता है। लोहा में 5950 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। कांच में 3980 मीटर प्रति सेकंड की कांच से चलता है। जल में 1402 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है। वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। ऑक्सीजन में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 316 मीटर प्रति सेकंड। हाइड्रोजन में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1286 सेंटीमीटर स्पीड से मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चलता है। समुद्री जल में 1533 मीटर प्रति सेकंड और सामान्य जल में 1493 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स। आइए इसको देख लेते हैं। हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा? तो गुब्बारे के आयाम डायमेंशन में वृद्धि होगी। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ से तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का क्या कारण है? तो तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का क्या कारण है? तो वाष्पीकरण यानी इवोपोरेशन जो है उसका क्या कारण है। नेक्स्ट देख लीजिए कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कमरे के तापमान बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए वह थर्मामीटर जो 2000 सेंटीग्रेड मापन हेतु उपयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है? तो पूर्ण विकिरण तापमापी या पाइरोमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से मापन, मेजरमेंट और टेम्परेचर। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मापन हिमांक क्वथनांक बराबर भाग 1 भाग। फ़ारेनहाइट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट 180 के बराबर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्वथनांक और इसका बराबर 100 के बराबर और 1 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन 273 केल्विन 373 केल्विन 101 केल्विन के बराबर होता है। नेक्स्ट देख लीजिए परम शून्यता पर जो है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से क्या तात्पर्य है? तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। नेक्स्ट देख लीजिए स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? तो एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए जब बर्फ पिघलती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आयतन घटता है। नेक्स्ट देख लीजिए थर्मोस्टेट यंत्र। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ से थर्मोस्टेट यंत्र का संबंध तापक्रम से जिसका उपयोग किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित प्रेशर सेल्फ कंट्रोल्ड करना है। नेक्स्ट देख लीजिए रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य एक समान तापमान को बनाए रखना है। नेक्स्ट देख लीजिए रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु आवश्यक ताप है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट देख लीजिए एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट देख लीजिए उबलते हुए पानी की तुलना में भाप से अधिक हाथ जलता है। इसका क्या कारण है? तो भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं
इस तरह से देख लेते हैं। यहाँ से उबलते हुए जल की तुलना में भाप से अधिक जलता है हाथ, क्यों? तो भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, जिस कारण उबलते हुए पानी की तुलना में भाप से अधिक हाथ जलता है। शुष्क बैटरी, नेक्स्ट देख लीजिए। शुष्क बैटरी में अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का विद्युत अपघट्यों का प्रयोग होता है। यहाँ से नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा, पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तथा हिमांक बिंदु घट जाएगा। सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम पर कितने डिग्री पर एक समान होता है? तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आगे देख लेते हैं। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसका संवाद पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ से लंबाई बढ़ जाती है। नेक्स्ट देख लीजिए। सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है? तो लकड़ी की तुलना में। लोहा का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है? तो लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा अधिक सुचालक होता है। यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये भी बढ़ता है। आगे देख लेते हैं। पदार्थ की ऊष्माधारिता थर्मल कैपेसिटी किस पर निर्भर करती है? तो पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर। नेक्स्ट देख लेते हैं। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती है, क्योंकि बादल पृथ्वी पर तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। जब जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जल का क्वथनांक बढ़ेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है? तो ऊपर सफ़ेद नीचे काले। रेल की 2 पटरियों को जोड़ते समय में थोड़ी सी जगह क्यों छोड़ी जाती है? तो पटरियों को ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान रखने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ से नेक्स्ट देख लीजिए। प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम तापमान निर्भर करता है ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर। नेक्स्ट देख लीजिए। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन एयर कंडीशनर किसे नियंत्रित करता है? तो आर्द्रता, ह्यूमिडिटी तथा तापक्रम टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। चालन के अनुप्रयोग, यहाँ से देख लीजिए। शीत ऋतु में लकड़ी व लोहे का ताप समान होने पर भी लोहा की कुर्सी अधिक ठंडी लगती है। लकड़ी चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीने धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान होता है। यहाँ से देख लीजिए आगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर। किसी तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? तो जल से होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पसीने की हमारे शरीर में भूमिका क्या है? तो पसीने की हमारे शरीर में यह भूमिका है, यह शरीर का ताप को नियंत्रित रखने में सहायक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ से गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम क्यों महसूस होता है? तो हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ से मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण। यहाँ से देख लेते हैं। संवहन के अनुप्रयोग विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए। नेक्स्ट देख लीजिए। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन द्वारा ही गर्म होता है। नेक्स्ट देख लीजिए। मोटर कार का रेडिएटर शीतलन तंत्र भी संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर की ओर बनाया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है? तो रजत परत यानी सिल्वर लेयर। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए। हीट यानी ऊष्मा किसका उदाहरण है? तो ऊर्जा का उदाहरण है। नेक्स्ट देख लीजिए। सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणें प्रयोग की जाती है? तो एक्स किरणें प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट देख लीजिए। आदर्श गैस आइडल गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? तो केवल ताप पर निर्भर करती है। नेक्स्ट देख लीजिए। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? तो समतापी प्रक्रम का। नेक्स्ट देख लीजिए। निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त करते हैं? तो रुद्धोष्म प्रक्रम एडिएबैटिक प्रोसेस के द्वारा। नेक्स्ट देख लीजिए। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल के बराबर होती है? तो 4.18 × 10³ जूल
कार्य के तुल्य होती है। विकिरण के अनुप्रयोग, तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में पहुंचती है। पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा का अधिकांश भाग परिवर्तित कर देता है। यहाँ से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ से देख लीजिए, जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का। जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु दाब घटता जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्रायः हिमांक से कम रहता है, अतः वहाँ वातावरण की जल वाष्प जमकर बन जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ठोस कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो विकिरण रेडिएशन के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव में गैस से परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, एक कृष्णिका ब्लैक बॉडी किसे उत्सर्जित करता है? तो सभी तरंग दैर्घ्य का विकिरण को। नेक्स्ट देख लेते हैं, एथिल अल्कोहल किस तापमान पर जमता है? तो 114 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तारों के अंदर ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ताप नाभिकीय अभिक्रिया, थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? तो उनका तापमान प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट देख लीजिए, एथेनॉल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए खमीर यीस्ट का उपयोग किया जाता है सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी के द्वारा। नेक्स्ट देख लीजिए, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? तो क्योंकि ऊन ऊष्मा का एक खराब चालक, बैड कंडक्टर होता है। नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं, ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए प्रदान की जाती है, उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहा जाता है। यहाँ से नेक्स्ट जो है वो ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी के बारे में अब डिस्कस करेंगे। वो चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो प्रकाशिकी ऑप्टिक्स के बारे में, प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से, मृगमरीचिका मिराज किसका उदाहरण है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। नेक्स्ट देख लीजिए, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण प्रभावित होते हैं? तो तरंगदैर्घ्य और वेग। नेक्स्ट देख लीजिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आकृति फ्रीक्वेंसी अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ से निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट देख लीजिए, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंप हो, इमरेशन लैंप्स में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक जबकि बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य, वायलेट रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, क्षितिज यानी होरिजन के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? तो प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट देख लीजिए, वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट देख लीजिए, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो लाल प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग सबसे कम होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देता है? तो बहुलिक परावर्तन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन और व्यतिकरण इंटरफेरेंस के कारण। नेक्स्ट देख लीजिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट देख लीजिए, दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगें अधिक प्रकीर्णित होती है, इसलिए आकाश नीला
का रंग नीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट देख लीजिए तंतु। तंतु प्रकाशकीय संचार फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो प्रकाश तरंगों के द्वारा। नेक्स्ट देख लीजिए यदि वायुमंडल अनुपस्थित हो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और इसलिए आकाश काला दिखेगा। यहाँ से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है नीचे। स्पीड ऑफ लाइट इन वेरियस मीडियम। तो आइए देख लेते हैं इसको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो माध्यम दिया है और प्रकाश की चाल दिया है। माध्यम दिया है, प्रकाश की चाल दिया है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मिटर प्रति सेकंड की गति से निर्वात में प्रकाश चलता है। कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जल में प्रकाश की चाल 2 × 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। रॉक साल्ट में प्रकाश की चाल 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नायलॉन में प्रकाश की चाल 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ से परंपरागत कैमरे के किस भाग से आंखों के रेटिना की तुलना की जा सकती है? तो फिल्म से। नेक्स्ट देख लीजिए एंडोस्कोप। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट देख लीजिए प्रकाश विकिरणों लाइट रेडिएशंस की प्रकृति कैसी होती है? तो तरंग एवं कण दोनों के समान। नेक्स्ट देख लीजिए किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वह परिवर्तित करता है। नेक्स्ट देख लीजिए हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होता है, इसलिए तराशने पर उसकी चमक बढ़ जाती है। नेक्स्ट देख लीजिए प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? तो हीरे में सबसे कम होती है, तो हीरे में। नेक्स्ट देख लीजिए अस्त होते समय सूर्य लाल रंग क्यों दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट देख लीजिए एक इलेक्ट्रॉन पुंज को फॉस्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? तो रोस्टर स्कैन कहलाता है। नेक्स्ट देख लीजिए दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए नीला, हरा एवं लाल 3 प्राथमिक रंग प्राइमरी कलर्स के मिश्रण से अन्य सभी रंगों का निर्माण होता है। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ से वस्तु के त्रिविमीय 3D प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो होलोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तो उसके तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। नेक्स्ट देख लीजिए पढ़ने में काम आने वाला दर्पण कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं? तो पृथ्वी की सतह वक्राकार कर्व्ड होने के कारण। नेक्स्ट देख लीजिए दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो आवृत्ति मॉड्यूलन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण प्लेन मिरर की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। नेक्स्ट देख लीजिए वाहनों में पृष्ठ दृश्य रियर व्यू मिरर के रूप में दृश्यावलोकन के लिए कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए दृष्टि पटल रेटिना पर किस प्रकार का चित्र बनता है? तो वस्तु से छोटा व उल्टा और वास्तविक। नेक्स्ट देख लीजिए किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? तो नीला प्रकाश की ऊर्जा जो है वो सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं एक आँख की अपेक्षा 2 आँखों से देखना अधिक स्पष्ट है क्योंकि इसका क्या कारण है? तो इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी व गहराई का सही अनुमान होता है। नेक्स्ट देख लीजिए वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है? तो वायु में उपस्थित धूल कण। नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। नेक्स्ट देख लीजिए निकट दृष्टि दोष मायोपिया को दूर करने के लिए अवतल लेंस कॉन्केव लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? तो डायोप्टर D होता है। नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं विभिन्न रंगों की तरंग दैर्घ्य। यहाँ से जो देख लीजिए यहाँ से इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। विभिन्न रंगों की तरंग दैर्घ्य तो हो जाएगा बैगनी रंग वॉयलेट, तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 4000
460 एंगस्ट्रॉम। नीला या जामुनी आई 4460 एंगस्ट्रॉम से 4650 एंगस्ट्रॉम। आसमानी बी 4650 एंगस्ट्रॉम से 5000 एंगस्ट्रॉम। हरा ग्रीन 5000 एंगस्ट्रॉम से 5700 एंगस्ट्रॉम। पीला येलो 5700 एंगस्ट्रॉम से 5900 एंगस्ट्रॉम। नीला नारंगी ऑरेंज 5900 एंगस्ट्रॉम से 6200 एंगस्ट्रॉम। लाल रेड 6200 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। यहाँ से नेक्स्ट देख लेते हैं। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णन के कारण जो है वो समुद्र नीला प्रतीत होता है। यहाँ से नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ से धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो ये 0 डायोप्टर यानी 0 डायोप्टर होती है। नेक्स्ट देख लीजिए। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है तो अनंत होती है। नेक्स्ट देख लीजिए। प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट के आधार पर आधारित है। नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ से जल में वायु का बुलबुला, एयर बबल्स किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस या अपसारी लेंस। नेक्स्ट देख लीजिए। खोज बत्ती सर्च लाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए। रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की किरणों से है? तो सभी पारदर्शी ट्रांसपेरेंट माध्यम की किरणों से। नेक्स्ट देख लीजिए। ध्वनि के पुनर्उत्पादन रिप्रोडक्शन के लिए सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? तो लेजर बीम प्रयुक्त होता है, लेजर किरणें। नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ से जब दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश कैसा प्रतीत होता है? तो सफ़ेद प्रतीत होता है। नेक्स्ट देख लीजिए। मानव के आँख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है? तो 5500 एंगस्ट्रॉम के लिए। नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ से सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 8.5 मिनट का समय लगता है। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न रंगों या वर्णों में विभाजित हो जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं। चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक कितने समय में पहुँचता है? तो 1.3 सेकंड में। नेक्स्ट देख लीजिए। इंद्रधनुष के रंगों का सही अनुक्रम है? तो बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, येलो, नारंगी और लाल। विबजियोर विबजियोर जी ऐसे ही होता है। नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं। इंद्रधनुष बनने के लिए वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन आदि भौतिक घटनाएं उत्तरदायी है। नेक्स्ट देख लीजिए। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है? तो अवतल दर्पण की सहायता से। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आंख को क्षति पहुँचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरणें उत्तरदायी होती है? तो पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज। नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आप पढ़ेंगे। तो हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? तो टंगस्टन एवं सोडियम यानी WmNA। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? तो 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। नेक्स्ट देख लीजिए। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? तो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ से देख लीजिए। यहाँ से जलते हुए विद्युत बल्ब का तंतु का तापमान ये कितना होता है? तो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट देख लेते हैं। बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तन करता है, इसलिए बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब का अधिक उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता है? तो उच्च प्रतिरोधक तथा शक्ति तथा निम्न गलनांक। नेक्स्ट देख लीजिए। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है? तो टंगस्टन से यानी W से। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं, स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? तो दुष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देख लीजिए, डायनेमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। यह किस ऊर्जा को किस ऊर्जा से संबंधित है? तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट देख लीजिए, कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं, टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप में बदला जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं, घर में सुरक्षित घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई सेफ पावर सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज तार निम्न गलनांक वाली धातुओं से निर्मित होते हैं। नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं, ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट देख लीजिए, प्रतिवर्ती धारा को दुष्ट धारा में बदलने के लिए किसी यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये आर्गन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट देख लीजिए, विद्युत धारा में समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा जबकि विपरीत प्रकृति के विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा हमारा मानव शरीर शुष्क में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो 10⁶ ओम होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन के साथ पारावाष्प भरी जाती है, मरकरी वेपर भरी जाती है। नेक्स्ट देख लीजिए, प्रदीप्त बल्ब फ्लोरोसेंट बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो मरकरी और नियॉन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट देख लीजिए, विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है? तो चांदी यानी Ag। नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं, पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी पर से कोई आवेश लेने या देने पर इसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ से आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है तो नया प्रतिरोध होगा तो R/4। नेक्स्ट देख लीजिए, विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो संधारित्र कैपेसिटर का। नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं, विभव क्या निर्धारित करता है? तो विद्युत विभव जो है वो क्या निर्धारित करता है? तो आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। नेक्स्ट देख लीजिए, किसी चालक के तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो चालक के प्रतिरोध बढ़ता है। नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तो तंतु को गर्म करके। नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट देख लीजिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित युक्ति के 2 उदाहरण देते हैं, डायनेमो एवं विद्युत मोटर। नेक्स्ट यहाँ से देख लीजिए, प्रतिवर्ती धारा एवं विभवांतर के मापने के लिए एमीटर एवं वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है? तो लगभग 0 होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, त्वरित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो तांबा यानी कॉपर धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से चालकता। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। नेक्स्ट चैप्टर है कंडक्टिविटी, चालकता यानी कंडक्टिविटी। तो आइए इसको देखते हैं। तो सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम किसके उदाहरण है? तो ये अर्धचालकों के उदाहरण है। नेक्स्ट देख लीजिए, अर्धचालकों की चालकता कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 0 ताप पर, यानी यहाँ से हो जाएगा 0 ताप पर। नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं, परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है? तो अनंत हो जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता है क्या कहलाते हैं? तो अचालक, नॉन कंडक्टर कहलाते हैं। चालक पदार्थ और अचालक पदार्थ के उदाहरण, तो धातु, लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात, अशुद्ध जल, पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट, ये सभी चालकों पदार्थ के उदाहरण हैं। अचालक पदार्थ के उदाहरण या कुचालक पदार्थ के उदाहरण, रबर, लकड़ी, शुद्ध जल, कांच, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रेशम, प्लास्टिक, एबोनाइट, चमड़ा इत्यादि। नेक्स्ट देख लीजिए, अतिचालकों सेमीकंडक्टिविटी, अतिचालकता में के लक्षण क्या है? तो 0 पारगम्यता। नेक्स्ट देख लीजिए, 9 आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक कौन सा है? तो सिरेमिक ऑक्साइड। नेक्स्ट देख लीजिए, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो सिलिकॉन जो है वो ट्रांजिस्टर बनाने में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट यहाँ से देख लीजिए, अर्धचालक में अशुद्धि मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डोपिंग कहलाती है। नेक्स्ट देख लीजिए, डायोड का प्रयोग
किस लिए होता है? तो AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से चालक से संबंधित मुख्य तथ्य। चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं चालक के ताप में वृद्धि होने पर उसके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। धातुओं में तापीय वृद्धि से उनके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं जो धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है उसका, यहाँ से देख लीजिए जो धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है उसका जो होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है। यहाँ से नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा हमारा चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है? तो चुंबक के दोनों किनारों पर। नेक्स्ट देख लीजिए चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करती है? तो उत्तर एवं दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं CGS पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो मैक्सवेल होता है। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ से ऐसा पदार्थ जो लौह चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है? तो क्यूरी ताप कहलाता है। नेक्स्ट देख लीजिए किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है? तो चुंबक के मध्य में। नेक्स्ट यहाँ से देख लीजिए प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? तो लौह धातु के अयस्क होते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए स्वतंत्र रूप से लटके हुए चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करेगा? तो लटकने की लंबाई पर। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ से चुंबकीय जमायोत्तर में तल में नती सुई किस दिशा में होगी? तो ऊर्ध्वाधर दिशा में होगी। नेक्स्ट यहाँ से देख लीजिए तड़ित आकाशीय बिजली से वृक्षों में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। नेक्स्ट देख लीजिए सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण सबसे कम होता है जब वे बहुत अधिक गर्म होते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए लेंज का नियम किसके अनुरूप है? तो लेंज का नियम जो है चुंबकीय फ्लक्स संरक्षण या ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। नेक्स्ट देख लीजिए कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहलाता है? तो मैग्नेटाइट कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ से देख लीजिए जब दंड चुंबक को लंबाई में 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। नेक्स्ट देख लीजिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ से देख लीजिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो हैंस क्रिश्चियन और स्टर्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देख लीजिए विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज प्रयोग क्यों किया जाता है? तो जब परिपथ से अत्यधिक धारा प्रवाहित हो तो फ्यूज तार गल जाए और परिपथ टूट जाए और सामान सुरक्षित रहे। नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स। ये लास्ट चैप्टर है और यही इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ से देख लीजिए ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो ग्लेन T.C. बार्गे के द्वारा। नेक्स्ट देख लीजिए रेडियोधर्मी क्षय, रेडियो एक्टिविटी से क्या है? तो नाभिकीय पदार्थों का नैसर्गिक क्षय। नेक्स्ट देख लीजिए पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज जो है वो C.D. एंडरसन ने की थी। नेक्स्ट देख लीजिए फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर FBTR में यूरेनियम कार्बाइड एवं प्लूटोनियम कार्बाइड मिश्रित ईंधन का प्रयोग किया जाता है तथा शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम लिक्विफाइड सोडियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं तरंगों में अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी होने का क्या कारण है? तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। नेक्स्ट देख लीजिए भारत में किस रेडियो एक्टिव तत्व का सर्वाधिक भंडारण है? तो प्लूटोनियम। नेक्स्ट यहाँ से देख लीजिए हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन के अभिक्रिया पर। नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए रेडियोधर्मी पदार्थ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन से कण उत्सर्जित करते हैं? तो अल्फा, बीटा एवं गामा तीनों कण। नेक्स्ट यहाँ से देख लीजिए सूर्य नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है। नेक्स्ट देख लीजिए रेडियो सक्रिय तत्वों का उपयोग अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास में, खदानों के विकिरण प्रसंस्करण में, मांस उत्पादों, फलों एवं सब्जियों के संरक्षण में, कैंसर के उपचार में, भूमिगत पाइपों में रिसाव का पता लगाने में आदि में किया जाता है।
नेक्स्ट यहाँ से देख लीजिए, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट या भारी जल D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, मेसॉन की खोज किसने की थी? तो हिडेकी युकावा ने। नेक्स्ट देख लीजिए, ब्रीडर रिएक्टर से क्या तात्पर्य है? तो ऐसा रिएक्टर जो विखंडित होने वाले पदार्थ को विखंडन की मात्रा में अधिक उत्पन्न करता है। नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं, वर्ष 1942 में पहले परमाणु रिएक्टर एटॉमिक रिएक्टर का निर्माण एनरिको फर्मी के द्वारा किया गया था, ने किया था। नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं यहाँ से हो जाएगा कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है? तो गामा किरणों के कारण। नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं, भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन न्यूक्लियर फ्यूल सर्वाधिक है? तो थोरियम TH इसका संकेत होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत में अणु बम का विकास किसने किया था? तो डॉक्टर राजा रमन्ना ने। नेक्स्ट यहाँ से देख लीजिए, परमाणु रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आणविक भट्टी मोलिक्यूलर फर्नेस में। नेक्स्ट देख लीजिए, साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाले अणु को कौन सा है? तो प्रोटॉन है। नेक्स्ट देख लीजिए, विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किस यूरेनियम समस्थानिक आइसोटॉप्स का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर महाराष्ट्र, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसके विपरीत हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ से भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय सिस्मेसिक पेटी स्थित है? तो नरौरा 4 भूकंपीय पेटी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ से वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? तो ऑटो हॉर्न एवं फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत में स्थापित परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर जो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था वो महाराष्ट्र में है। इसमें 1400 मेगावाट उत्पादन होता है परमाणु ऊर्जा का। दूसरा जो है रावत भाटा राजस्थान कोटा में है। नेक्स्ट देख लीजिए, कलपक्कम तमिलनाडु में है। नरौरा उत्तर प्रदेश में है। काकरापार तो गुजरात में है। कैगा कर्नाटक में है। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ से कुडनकुलम जो है वो तमिलनाडु में है। यहाँ 2000 मेगावाट उत्पादन किया जाता है। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग देखे फिजिक्स के पोर्शन को पूरा देखते हुए कवर कर लिए हर एक पार्ट को। लास्ट पार्ट जो था वो नाभिकीय भौतिकी न्यूक्लियर फिजिक्स था। ये सभी जो महेश कुमार बर्नवाल संस्करण 2022 सीरीज 17 है, न्यू वर्जन अपडेटेड है। वो सामान्य विज्ञान NCERT सार संग्रह डिस्कस किए। और ऐसे ही वीडियो डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये भौतिक विज्ञान के प्रश्न को डिस्कस कर लिए। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो रसायन विज्ञान का जल्द ही अपलोड किया जाएगा। ऐसे ही वीडियो डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।